और अब बात होगी बिहार के सियासत की, जहां महागठबंधन में मंच को लेकर बवाल, मंच को लेकर सियासत। आखिर मंच पर विराजमान होना क्यों भाता है नेताओं को और कुछ लोग दूसरों को मंच से उतारना क्यों चाहते हैं, यह जानना बड़ा दिलचस्प है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग का वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण ने महागठबंधन को एक बड़ा मुद्दा दिया। राजद और कांग्रेस कागज का रोना रोकर वोटर लिस्ट के सघन पुनरीक्षण को रोकने पर तुले हुए हैं। कल सड़क पर शक्ति प्रदर्शन किया, आज सुप्रीम कोर्ट में मौलिक अधिकारों के हनन का हवाला दिया और बिहार बंद को कामयाब बनाने के लिए निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। लेकिन जब मंच पर चढ़ने का मौका आया तो पप्पू यादव को नीचे कर दिया गया, उनको रोक दिया गया, उनको चढ़ने नहीं दिया। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की अगुवाई में मंच पर अन्य दलों के कई नेता थे। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह, विधायक दल के नेता शकील अहमद खान और विधान परिषद में कांग्रेस विधायक दल के नेता डॉक्टर मदन मोहन झा को भी मंच पर जगह मिली, लेकिन कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को जगह नहीं मिली। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने बिहार बंद को लेकर कांग्रेस और आरजेडी को निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी के लोग चुनाव आयोग की पूरी प्रक्रिया को खंडित करना चाह रहे हैं। इससे स्थापित होता है कि उनको विश्वास हो गया है कि हिंदुस्तान के लोगों के वोट से तो चुनाव वो नहीं जीत सकते। संजय निरुपम ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व गठबंधन के नाम पर पूरा सरेंडर उसने कर दिया है। उन्हें भी कांग्रेस से उद्धव ठाकरे के दबाव में ही हटाया गया था। और निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि आइडियोलॉजी का जो रिश्ता है वो कांग्रेस के साथ एक बार नहीं 1,00,000 बार अपमान होने के बाद भी मंजूर है। और आइडियोलॉजी का रिश्ता है कांग्रेस के साथ। मेरे लिए दिक्कत देखिए, जनता से बड़ा कोई कुछ नहीं होता। एक बार नहीं 1,00,000 बार भी अपमानित होना मंजूर है, लेकिन जिसके साथ रिश्ता है ना, वो क्या चाहता है उसको सोचना पड़ता है। तो अब कुछ कहने को बचता नहीं है। असल में एक बात ये भी समझने की जरूरत है कि जिस तरह से मंच पर चढ़ने नहीं दिया गया, जितनी लानत मलानत के बाद अब नेताओं के पास कुछ कहने को बचता भी नहीं है, तो ये स्टेटमेंट बड़ा जिसको कहते हैं कि सियासत के हिसाब से फिट बैठता है। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि कुछ लोग अपने आप को 30 मार्खा समझते हैं, लेकिन उनको रथ में जगह भी नहीं मिली। रोहिंग्या को बचाने के लिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कल जो भी हंगामा करने की कोशिश किया, वो हंगामा बेकार गया। सबसे कल का दृश्य, कुछ लोग अपने आप को टिस्मार खा बुझ रहे थे, उनको रथ पर स्टेज पर जगह भी नहीं मिला। तो तमाम कटाक्ष दूसरे दलों की तरफ से, जाहिर है सियासत है तो ये आएगा ही। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि परिवारवादी नवाबों के लिए ही जगह थी उस रथ पे। पर ये अपमानित करने वाले लोग कौन थे? ये बिहार के 2 नवाब थे जिन्होंने पप्पू यादव जी का अपमान किया है, और कन्हैया कुमार भी, जिसको वामपंथी दल से खास कांग्रेस ने लेने का काम किया। और जयराम रमेश बताते हैं कि राहुल गांधी के बाद वो सबसे बड़े नेता है कांग्रेस पार्टी के, उनको भी उन्होंने वाहन में चढ़ने नहीं दिया। तो इसका मतलब साफ है कि परिवारवादी नवाबों के लिए ही वैन में जगह है, कांग्रेस और आरजेडी के, बाकी किसी के लिए और कोई जगह नहीं है अब। और जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर का कहना है कि कन्हैया कुमार जैसे नेताओं से आरजेडी डरती है, क्योंकि ये उनके नेतृत्व को चुनौती दे सकते हैं। जब गाड़ी पर आप प्रोग्राम कर रहे हैं, जो वीडियो हम लोगों ने देखा है, उसमें तो बीसीओ लीडर खड़े हैं, उसमें कन्हैया कुमार भी हो सकते थे। तो सीधा दिखाता है कि आरजेडी का नेतृत्व, उन्होंने ये कहा होगा कि भाई कन्हैया कुमार इस पर नहीं रहने चाहिए, इसीलिए कांग्रेस वाले अपने नेता को, जो सीडब्ल्यूसी में आमंत्रित सदस्य हैं कन्हैया कुमार, यात्रा निकाल रहे थे बिहार। भाई सीडब्ल्यूसी में आमंत्रित सदस्य हैं, सीडब्ल्यूसी के मेंबर को आप नहीं चढ़ने दे रहे हैं, तो ये कांग्रेस की स्थिति को बताता है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हम उनसे आपका
परिचय करा दें। फिलहाल बीजेपी के प्रवक्ता थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, एजाज अहमद, जो कि प्रवक्ता है राष्ट्रीय जनता दल के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एजाज जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ विनोद मिश्रा, हमारे कंसल्टिंग एडिटर, वो भी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, आपका भी स्वागत है। विनोद जी, हम सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे और समझना चाहेंगे कि जब मंच खचाखच भरा हुआ था, जिसको कहना चाहिए, बहुत उस पर जगह नहीं थी स्टेज पर, उसके बावजूद कुछ लोगों को, पप्पू यादव को, कन्हैया कुमार को, अगर आ जाते रथ पे तो दिक्कत क्या थी? कहाँ इस सियासत को समझना चाहेंगे आपसे। निखिल, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक जो बड़ा मुद्दा महागठबंधन के पास था, वो मुद्दा फुस हो गया। अब जो पहला जो चुनाव आयोग का वहाँ सघन पुनरीक्षण को लेके इन्होंने जो एक नैरेटिव बनाया था कि तुम्हारी नागरिकता खत्म हो जाएगी, तुम्हारा वोट देने का अधिकार खत्म हो जाएगी, तुम्हारे घर का कागज़ खत्म हो जाएंगे, तो ये सारे नैरेटिव का एक हवा बना के ये रैली थी कल का, उसी पे बिहार बंद था। अब सवाल ये है कि 6 पार्टियों का यहाँ जब आप PIL लेके आए थे, उसके बीच में आपको ये करने की ज़रूरत क्या थी? कोर्ट में अगर ये बात की सुनवाई थी, सुप्रीम कोर्ट सुन रहा था, तो कल के लिए धैर्य रखते। लेकिन वो एक तेजस्वी यादव की और इनकी राहुल गांधी के शक्ति प्रदर्शन था, और वो नैरेटिव को लेके इलेक्शन में जाना था कि यहाँ लोगों की नागरिकता खत्म हो जाएगी। अब जब ये सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया कि भाई सुप्रीम संवैधानिक कोई संस्था का किसी भी रूप में सुप्रीम कोर्ट नहीं कह सकता कि आप ये काम छोड़ दीजिए या आप ये काम नहीं कर सकते हैं, ये वैधानिक काम है और सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है, ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। अब सवाल है कि इस भीड़ को लेके सियासत है निखिल जी। अब पप्पू यादव सुबह सुबह पहला झंडा लेके जब भीड़ के साथ चल रहे थे, तो वो पटना में लोगों को बता रहे थे कि ये पूरे रैली के जो लोग हैं वो पप्पू यादव का है। अब ये कन्हैया कुमार जो पिछले 1 महीने से बिहार में पदयात्रा कर रहे थे, वो भी ये बात बता रहे थे कि अब हम कांग्रेस का चेहरा है। अब इस बात को लेके क्या वो तेजस्वी यादव को चुनौती नहीं दे रहे हैं? आप अगर उसके सामने में लोकल लेवल पे बड़ा लीडर बनना चाह रहे हैं, तो उसको लालू परिवार कैसे बर्दाश्त करेगा? इसलिए इन लोगों को दोनों को मंच से उतारा गया। ठीक है, एजाज अहमद जी से इस बात का जवाब ले लेते हैं। एजाज अहमद जी, अगर ये 2 लोग मंच पर चढ़ जाते, चाहे वो पप्पू यादव हो या फिर कन्हैया कुमार हो, तो दिक्कत क्या हो जाती है? आरोप लगाया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा दिक्कत तो RJD को ही थी, और यही वजह थी कि जो राहुल गांधी थे वो भी मौन साधे रहे। एजाज अहमद इस वक्त जो है उनका कनेक्शन कट गया है। हमारे साथ में मनीष पांडे, बीजेपी के प्रवक्ता, वो जुड़े हुए हैं, उनके पास आते हैं और इस सवाल को रखते हैं। मनीष पांडे, इस सियासत को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, आपके साथ भी जानने समझने की, कि आखिर मंच पर ये जो मंचासीन होने की एक जिसको कहते हैं कि लालसा रहती तमाम नेताओं की, तो ये एक नए तरह की सियासत है कि भाई मंच से कौन चढ़ेगा कौन उतरेगा, और इसके पीछे का जो जिसको कहते हैं कि सांकेतिक राजनीति कैसे समझाएंगे, और इसमें बीजेपी कैसे देखती है इसको? देखिए, एक पप्पू और दूसरा टप्पू, बीच में दूसरे पप्पू और एक और तीसरा युवा ये जुड़ने की कोशिश कर रहा था, तो वो नागवार गुजरा। और बिहार में बेगूसराय का चुनाव याद है, जब कन्हैया कुमार लड़ रहे थे, तो इस प्रकार से तेजस्वी यादव को साइड करने का, तेजस्वी जी ने पूरी तरीके से कन्हैया कुमार को साइड करने की व्यवस्था की थी। तो देखिए, ये तेजस्वी यादव के वर्चस्व की बात थी, और तेजस्वी यादव कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को पसंद नहीं करते, और क्योंकि बिहार की भूमि थी, मंच था वहां बिहार का, और अतिथि के रूप में राहुल गांधी आए हुए थे, तो राहुल गांधी में इतनी क्षमता तो है नहीं कि वह जिनको मोहरा बनाकर गली गली घुमा रहे थे उनकी सुरक्षा भी दे सके। दूसरे पप्पू यादव थे, तो वो भी तो राहुल गांधी के आदमी ही माने जाते हैं। तो एक बार कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने इन दोनों को उस गाड़ी पर से उतरवा कर यह साबित कर दिया, दिखा दिया राहुल गांधी को कि राहुल जी, बिहार की राजनीति में आपकी नहीं चलेगी, आप चाहे जिस भी मोहरे को, जितना भी बड़ा मोहरा को आप खड़ा कीजिएगा, मैं जो चाहूंगा वही होगा। तो यह स्पष्ट रूप से लोगों ने देखा। अब सफाई पप्पू यादव कुछ भी दे दे, कन्हैया
कुछ भी कह ले, लेकिन यह तो बड़ा स्पष्ट हो गया ना कि उस कल के बंद में और कुछ नहीं तो राहुल गांधी को आरजेडी ने खास करके तेजस्वी ने एक मैसेज दे दिया कि आप जो है 70 सीट की जो रट लगाए बैठे हैं, या आप जो मैं चाहूंगा तो जिसको चाहूंगा उसको चुनावी रथ पर चढ़ाऊंगा और जिसको चाहूंगा उसको नीचे कर दूंगा। ठीक है, तो ये स्पष्ट है। इसीलिए ये जो पप्पू यादव का वजन ज्यादा था, इस वजह से वो नहीं चढ़ पाए। तेजस्वी यादव चाहते नहीं थे कि पप्पू यादव रथ पर चढ़े, ठीक है, इसलिए न पप्पू चढ़ पाए, टप्पू के कारण कन्हैया भी नहीं चढ़ पाए। ठीक है, ठीक है। एजाज अहमद, हम आपके पास पहले ही आए थे, लेकिन आपने बीजेपी के प्रवक्ता को सुना होगा। सवाल यही है कि आखिर पप्पू यादव और कन्हैया कुमार से आरजेडी को दिक्कत क्या थी? क्यों ये आरोप लग रहे हैं कि भाई आप लोगों ने मंच पर नहीं चढ़ने दिया। इतने सारे नेता थे और कांग्रेस के बहुत सारे नेता थे जो कहते हैं कि कौन कौन नहीं था उस पर, ये दो आ जाते तो क्या दिक्कत हो जाती? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने ही सवालों में घिर गए हैं। इनको बताना चाहिए कि अश्विनी चौबे जी को राजनाथ सिंह के मंच पर क्यों नहीं चढ़ने दिया गया, उनका नाम क्यों नहीं रखा गया। अश्विनी चौबे बैरंग वापस हुए और जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय नेताओं को कोसा और जिस तरह का राजनीति उनके साथ किया गया, ये सब लोगों ने देखा। तो ये सवाल के बदले में सवाल है, ये आपके ऊपर सवाल है तो आपने उनके ऊपर सवाल दे दिया। आप पहले अपना वाला जवाब दें, उसका जवाब तो वो दे ही देंगे। आप उनको नहीं टोक रहे थे, हमको क्यों टोकते हैं? आपने चूंकि सवाल का सवाल दिया, इसलिए मैंने कहा, मैं कुछ उम्मीद कर रहा था कि आप इसका कुछ जवाब देंगे। अरे ये गलत है। अरे भैया, कोई गलत नहीं है, हमने सिर्फ आपसे कहा है कि आप इस सवाल पर रहिए। चलिए जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं क्या? जो आप भारतीय जनता पार्टी, मैंने आपको सिर्फ टोक कर कहा, देखिए इस तरह की बात नहीं चलेगी, इस तरह की बात नहीं चलेगी, इस तरह की बात नहीं चलेगी, नहीं इस तरह की बात नहीं चलेगी। आप अगर आप चाहेंगे कि मनचाहा जो चाहेंगे बोलते रहेंगे तो ऐसा नहीं है। मैं आपको बोलने के लिए मंच दे रहा हूं और आपसे कहा गया, आपसे जो सवाल पूछा गया आप उनके ऊपर आरोप लगाएंगे, आपके ऊपर आरोप लगाया, दूसरों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ये कोई तरीका है? ये कोई तरीका है डिबेट करने का? आप ऊपर से आप हमारे ऊपर चढ़े जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। आपको बिना मतलब अगर बोलने के लिए कह दिया जाए तो आप बोलते रहेंगे। आपको कह दिया जाए, एक खुली छूट दे दी जाए कि जो मन चाहे वो आप यहाँ पर अनर्गल बात करते रहें, तो मैं आपका प्रवक्ता हो जाऊंगा। ये कौन सी बात होती है? बात मत कीजिए, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात नहीं कर रहा हूं। आपसे सवाल पूछा गया, आप उनसे सवाल करने लग गए। आपसे सवाल पूछा गया है ना, आप उसका जवाब देंगे कि दूसरे से सवाल करेंगे? आप अपना सवाल का जवाब दीजिए। एजाज अहमद सवाल का जवाब दीजिए। एजाज अहमद सवाल का जवाब दीजिए। अनर्गल अपना टाइम वेस्ट मत करिए, मैं आपके पास फिर दोबारा नहीं आऊंगा। लोकतंत्र नहीं, इस तरह से नहीं चलेगा। अगर आपको अपने सवाल का जवाब नहीं देना है, आपका समय है, आपको सवाल का जवाब नहीं देना है तो आप शांत हो जाइए। अगर आपको सवाल का जवाब नहीं देना है तो शांत हो जाइए। इस तरह से डिबेट नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी के नहीं, ठीक है, आप मुझे कुछ भी कहते रहिए, मैं आपके इसमें नहीं आना चाहूंगा। आप शांत हो जाइए फिर, ठीक है? रहने दीजिए, आप जवाब ही देना चाह रहे हैं, आप जवाब ही नहीं देना। आप क्या सुन ले, अब आप टाइम नहीं देंगे, अब अगली बार आएंगे, अब अगली बार। मैं विनोद मिश्रा जी को बीच में रोकना चाह रहा हूँ। नहीं, मैं विनोद मिश्रा, नहीं, मैं विनोद, मैं आप भी रुके, आप भी रुके। नहीं, मनीष पांडे आप भी रुके, मैं विनोद मिश्रा, नहीं, मनीष पांडे आप भी रुके, मैं विनोद मिश्रा के पास आऊंगा। विनोद मिश्रा जी, ये जो मंच पर ये जो चढ़ने की पूरी सियासत है, किस तरह से आप देख रहे हैं कि ये दरअसल झटका जोर का इसलिए भी लग रहा है क्योंकि ये पब्लिक भी देख रही है। कल से आपने देखा सोशल मीडिया पर किस तरह से जो इनका असल मुद्दा था वो पीछे होकर के और इस पर ट्रोल होने लगे। एजाज साहब, ये सवाल के बदले में जो आप लाते हैं सवाल को, उसके बदले में आपको जवाब देना चाहिए था। विनोद मिश्रा जी, आपको मैं जानता हूँ एजाज साहब, आपको मैं जानता हूँ, विनोद मिश्रा जी, आपको मैं जानता हूं सर। आप एक मिनट, आपको ही सवाल दे रहा हूं। मत करिए, मैं अभी एजाज अहमद आप अगर इसको डिरेल करना चाह रहे हैं, एजाज अहमद डिरेल करना चाह रहे हैं, नहीं एजाज अहमद नहीं, आप सवाल मत दीजिए विनोद जी, आप विनोद जी सवाल मत दीजिए, आप अपने जवाब का जवाब दीजिए। आपने नहीं, सुनिए, मैं बता रहा हूं, नहीं, इस तरह से नहीं चलेगा, इस तरह से नहीं चलेगा। आप अभी शांत हो जाइए एजाज जी, जब आपका मौका आएगा सवाल का जवाब दीजिएगा, सवाल का जवाब दीजिएगा। भाई इनका ऑडियो आउट कर दो, ऑडियो आउट करो इनका। चलिए विनोद जी बोलिए। साहब, सीधा सवाल आपसे यही पूछा गया था कि तेजस्वी के उस रथ यात्रा में उस मंच पे कम से कम 20 लोग थे, 21 लोग थे, कांग्रेस पार्टी के तरफ से 5 लोग थे। अब उस 5 में से अगर कन्हैया कुमार और पप्पू यादव होते तो क्या चला जाता? नंबर 1। नंबर 2 कि आप अभी इलेक्शन का अभी एक बिगुल भी नहीं बजा है और कांग्रेस पार्टी को जो आप एक तरह से लिमिट दिखाने लगे हैं तेजस्वी यादव, तो ये महागठबंधन कैसे चलेगा?
ये सवाल आपको पूछ रहे थे, इसका जवाब दीजिए। ठीक है एजाज अहमद, अगर आप जवाब देना चाहते हो तो दीजिए। जो सोच है, जो उन्होंने गरीबों की लड़ाई लड़ी, जो सड़कों पर आकर के कल उन्होंने लोगों को बताने का काम किया कि किस तरह से चुनाव आयोग के माध्यम से कार्य किए जा रहे हैं, और जो तेजस्वी जी ने सवाल खड़ा किए थे कि ये समय नहीं है, ये समय कहीं ना कहीं चुनाव आयोग माध्यम बना रही है, उसको आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी माना है। विनोद मिश्रा जी, आप बातों को दूसरी क्या महाराज सर्वोच्च न्यायालय के भी बात को आप नैरेटिव बना रहे हैं? अरे आप कुछ भी सर्वोच्च न्यायालय ने इलेक्शन कमीशन के सघन निरीक्षण परीक्षण को मना नहीं किया है, वो जारी रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या क्या आप लोग कुछ भी बोलने के लिए तैयार है? मनीष जी जवाब देंगे आपको। अच्छा ठीक है एजाज अहमद सुनिए जरा, चलिए एजाज अहमद आप ही की बात कर लेते हैं, आप सुनिए जरा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि वो उस पर रोक लगा दी है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संवैधानिक संस्था इनको कार्य करने दिया जाएगा, लेकिन दो बातों पर एतराज किया। एक, आप नागरिकता के संबंध में कोई फैसला नहीं ले सकते हैं। नागरिकता का फैसला केंद्र का गृह मंत्रालय लेता है और वो न्यायिक प्रक्रिया के अधीन होता है। और आप जिस तरह से डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं उसमें अमान्य करार दिया आपने आधार को, आपने राशन कार्ड को, आपने जॉब कार्ड को, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको शामिल कर लीजिए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है, देखिए इसीलिए सुझाव दिया है, कोई फोर्स नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, खबर आई है, कोई फोर्स नहीं है। मतलब क्या हम आपको सलाह देते हैं कि अगर इसको भी शामिल कर लेंगे तो क्या होगा? एक बात दोबारा हम आते हैं, सुनिए एक्चुअली मुद्दा सुनिए एजाज जी, सुनिए हमारी जीत है। ठीक है, अब आपको रोक नहीं लगी तब भी आप जीत है, आप हार में भी जीत ढूंढते रहिए, आप तो बाजीगर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं वो नहीं कह रहा हूं, वो आपकी मंशा, आपकी इच्छा है। लेकिन ये जो आपसे सवाल पहले पूछा गया था जिस पे आप उखड़ गए और दरअसल जिसका आपने जवाब नहीं दिया, आप सवाल पर सवाल पूछने लगे। ये बताइए, हाँ वही पूछ रहे हैं कि अगर ये दो आ जाते, कैसे लोगों को आपने स्टेज पर रखा हुआ था, अगर ये दो भी आ जाते तो दिक्कत क्या थी? माफ कीजिएगा, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो देख लीजिए, वो स्टेज नहीं था, वो 407 ट्रक पर बनाया गया। उसी ट्रक पे ही बात मतलब ये था, स्टेज मत बोलिए, आप दिग्भ्रमित मत कीजिए, आप लोगों में भ्रम की स्थिति मत भ्रम क्या, फोटो चल रही है, विजुअल चल रहा है, भ्रम जैसी कोई दिक्कत नहीं है। सुन लीजिए ना, नैरेटिव मत सेट कीजिए। और जो प्रोटोकॉल है सबको पता है कि लिस्टिंग होता है, जो बड़े लोग आते हैं, जो बड़े नेता आते हैं, जो सुरक्षा के पूरे व्यवस्था में रहते हैं, उनके लिए लिस्ट तैयार किए जाते हैं और उस लिस्ट में नाम पहले से अंकित होते हैं। उनको फोन से सूचना दे दी जाती है कि आपको रहना है, और जिनको सूचना नहीं दी गई, पहले रच दी गई थी। मनीष जी आ रहे हैं आपके पास। अगर जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको समझना चाहिए, उनको समझदारी दिखानी चाहिए। सब कुछ नैरेटिव सेट करने के लिए, ठीक है, आप कह रहे हैं उनको समझदारी दिखानी चाहिए थे, उनका नाम नहीं था। ठीक है एजाज जी, आपका पॉइंट आ गया। राहुल गांधी जी के, ठीक है, सुरक्षा गार्ड थे राहुल गांधी जी के, वहां पर तेजस्वी जी का कहीं मामला नहीं है। आप लोग कहीं ना कहीं तेजस्वी फोबिया के शिकार हैं। आप लोगों को गरीबों की चलिए ठीक है, आपने ये कह दिया कि आप चलिए, आपने एजाज जी कम से कम ये बात साफ की, सुनिए तो, अरे सुन भी लीजिए, आपने कम से कम ये बात साफ की। ठीक है, ठीक है, अरे बात सुनिए भाई, कोई फोबिया ओबिया नहीं है। अरे क्यों फोबिया होगा, हम तो आपको आपकी बात रखने के लिए आपको बुलाए। अपनी मानसिकता से जो ग्रसित है उसी के कारण मैं किसी राजनीतिक दल का, आप कोई देखिए, आप मंच पर पब्लिक को नहीं संबोधित कर रहे हैं एजाज जी, सुनिए बात को, मैं ये कह रहा हूं। अरे पूरे डिबेट हो रही है, आप तो ऐसा लग रहा है जैसे भाषण दे रहे हैं, पब्लिक को संबोधित, जनसभा संबोधित कर रहे हैं। सुनिए बात को, सुनिए, आपने जो बात कहा आप ही की बात कर रहे हैं, सुन तो लीजिए। इसका मतलब यह है कि आपने साफ तौर पर यह कह दिया है कि भाई ये तेजस्वी का मामला नहीं है, राहुल गांधी समझे। राहुल गांधी अगर पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को चाहते तो वो आते, वो नहीं चाह रहे थे, नहीं आए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें से किसी भी तरह से तेजस्वी को इसमें ना जोड़ा जाए। ठीक है, आपका पॉइंट यही है, अगर आपका पॉइंट यही है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपने अपनी बात क्या ली कि इसमें तेजस्वी कहीं से क्या। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो प्रोटोकॉल है, जो नियम है, उसका पालन होता है कि नहीं होता? ठीक है, आपने प्रोटोकॉल में आपने उनको बाहर ही क्यों किया, ये भी तो सवाल उठे जाएंगे। मनीष पांडे ठीक है, अब 1 to 1 कितना करेंगे? मनीष पांडे से जवाब ले लेते हैं। मनीष पांडे ये कह रहे हैं कि उनको प्रोटोकॉल में नहीं रखा गया था, CWC में वो आएंगे, लेकिन यहां इस मंच पर बहुत सारे कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस के जो वहां पर विधायक दल के नेता थे और जो दूसरे लोग थे वो लोग थे, लेकिन कन्हैया कुमार को जगह नहीं थी, या पप्पू यादव जिन्होंने भीड़ जुटाने का दावा जो कर रहे हैं
उनको भी जगह नहीं थी? नहीं, ये तो देखिए, ये अभी एजाज भाई ने खुद से यह बात कंफर्म कर दिया कि ये बड़ी प्लान वे में इन दोनों को रोका गया, कोई सिक्योरिटी का मसला या कुछ ऐसा नहीं था। ये प्लानिंग की गई कि पप्पू यादव को और कन्हैया कुमार को पब्लिक फिगर में नहीं लाना है, इनको मंच पर चढ़ने नहीं देना है और इनको नेता बनने नहीं देना है बिहार का। हमको लगता है कि एजाज भाई यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अश्विनी चौबे को आप नेता बनने दीजिएगा कि नहीं? लाल कृष्ण आडवाणी को नेता तो नहीं रहने दिए। हाँ, उसका जवाब ले लीजिए। बहुत अच्छा आपने छेड़ दिया। अभी इनका जवाब दे दे अश्विनी चौबे को किस तरह की स्थिति में पहुंचा दिए, जवाब सुनिए। आखिर क्या कारण था कि अश्विनी चौबे को आपने मंच पर नहीं रखा? सुन लीजिए, जवाब तो ले लीजिए ना। अरे जवाब तो सच्चाई तो ये है कि आप सच्चाई भी आप ही बताएंगे, झूठ भी आप ही बताएंगे। जवाब तो सुनिए दिखाने का काम कर रहे हैं। एजाज जी, वन वे ट्रैफिक मत बनाइए भाई, वो कह रहे हैं कि आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। सुनिए तो, धैर्य तो दिखाइए। जी दे रहे, सुनिए ना। अरे भाई, अश्विनी चौबे जी का मंच कितना बढ़िया लगा आपको? कांटा लगा गांधी मैदान में, और उस मंच पर दोनों डिप्टी सीएम गए थे ना, भाजपा के सारे नेता गए थे ना। यही भाजपा है। ये भाजपा लेग पुलिंग नहीं करती है, पैर खींचने का काम पप्पू यादव और कन्हैया कुमार का नहीं करती है। अश्विनी चौबे के मंच पर जो गांधी मैदान में कार्यक्रम हुआ, उससे कैसा कन्हैया चुभा? पूरा कांटा चुहा था। अश्विनी चौबे को अंडर एस्टिमेट आप मत कीजिए। पार्टी जो सम्मान अश्विनी चौबे जी को देती है, अश्विनी जी अपना काम करते हैं, आप अपना देखिए। दूसरे घर के घर पर पत्थर मत फेंकिए। आपका पूरा घर शीशे का है। कभी तेज प्रताप खड़ा हो जाते हैं, तो कभी जो है सो मीसा भारती नाराज हो जाती है, तो आपको हरियाणा से बोरो प्लेयर लाना पड़ता है। दिन रात एक राज्यसभा का सदस्य पीए के रूप में आगे पीछे करता रहता है, ज्ञान देता रहता है तेजस्वी यादव को। अरे भाई, इसीलिए कह रहे हैं कि आप अश्विनी चौबे, आपको जवाब मिल गया होगा एजाज भाई, अश्विनी चौबे का मंच वाला। अश्विनी चौबे के मंच से गांधी मैदान में वो चीज हुआ जिससे पूरे विपक्ष को मिर्ची लग गया। 3 दिन तक आप लोग बड़बड़ाते रहे, बोकते रहे। अश्विनी चौबे वही शख्सियत है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में प्रोटोकॉल चलता है। राजद की तरह नहीं है, खाता में वही लालू जी ये कहे वही सही। आपने इसलिए भारतीय जनता पार्टी के राजनाथ सिंह के सामने प्रोटोकॉल से राजद की तुलना मत कीजिए। एक संस्कारित पार्टी है। अब 1 to 1 आप लोग करेंगे, इस तरह से कैसे आएगा? संस्कृति को मानने वाली पार्टी है। वहां तय होता है कि कौन व्यक्ति कहां बैठेगा। ठीक है, अगर नाराज होते हैं अश्विनी चौबे जी कहां पर रहेगा? गांधी मैदान की सभा में भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता नहीं जाते। नहीं चलेगा। ठीक है। इस तरह से कुछ नहीं, किसी का भी बात समझ में आ गया, एक दूसरे के ऊपर बोलेंगे इस तरह से। चलिए आप दोनों लोग शांत हो जाइए। विनोद मिश्रा जी, मैं दरअसल जो सवाल पूछ रहा था, मैं वो जानना चाहता हूं कि ये जो कह रहे हैं एजाज जी, इनकी बात मान भी लेते हैं कि उस प्रोटोकॉल में और उस लिस्ट में उनको नहीं रखा गया, तब तो इसका मतलब हो कि जानबूझकर नहीं रखा गया। निखिल, मैं बेजा साहब को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मंच से डिस्कशन के बाद जाएं तो लोगों को सही तस्वीर बताएं। मंच क्या, इनका तो मुद्दा भी सुप्रीम कोर्ट ने आज फुस कर दिया है, खत्म। आप जिस बात को लेके बिहार में, सुन लीजिए आप, अब आपकी बारी खत्म हो गई, बड़ी देर से सुन रहा हूं आपका। अब आप सुनिए, आपके पास आज के तारीख के बाद कोई मुद्दा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उसका इलेक्शन कमीशन का 2003 के एसआईआर को भी माना। सुप्रीम कोर्ट ने 2003 के का जो मॉडल है इलेक्शन कमीशन का, उसको भी आगे बढ़ाने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कहीं कि आधार नागरिकता का एक सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट हो सकता है। आधार सिर्फ एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है। जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन आप जहां हैं उसकी पहचान कराता है। अगर ये होने लगे तो आप ही बताइए कि आपके किशनगंज से लेकर सीमांचल में 100 में 130 आधार कार्ड हैं, क्या वो सारे नागरिक हैं? क्या ये सुप्रीम कोर्ट क्या इस अधिकार को, इलेक्शन कमीशन का अधिकार को छीन सकता है? ये बात लोगों को बताइएगा। आर्टिकल 326 इलेक्शन कमीशन को यह अधिकार देता है कि भारत के नागरिकों की पहचान होनी चाहिए और वो नागरिक मताधिकार में अपना प्रयोग करें। इलेक्शन कमीशन का ये वेरिफिकेशन वही आर्टिकल 326 है कि उसको एक बात वेरीफाई करना है
कि बिहार में इस 22 साल में कैसे 56% वोट बढ़े हैं, इसकी अगर जांच हो रही है तो आप इसको स्वागत कीजिए। और लोगों में भ्रम जो फैला रहे हैं उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से भ्रम को तोड़ दिया है। देखिए विनोद जी, चलिए ठीक है, फैला रहे हैं। नहीं, कोई भ्रम नहीं फैला रहा है, ना आप भ्रम फैला रहे हैं ना हम भ्रम फैला रहे हैं। आप अपनी सियासत कर रहे हैं और हम यहाँ पत्रकारिता कर रहे हैं इसलिए क्योंकि हम लोगों को बताना चाहते हैं कि एक्चुअली फैक्ट्स हुए क्या। अब आप हमारे ऊपर ही राशन पानी लेकर चढ़ रहे हैं कि आपकी, अगर हम आपसे सवाल पूछेंगे जो आपको तीखे लगेंगे, कड़ुए लगेंगे, तो आप या तो कह दीजिए कि भाई हम इसका जवाब नहीं देना चाहते, या जो आपको समझ में आए वो आप जवाब दीजिए। आप हमारे ऊपर ही पता नहीं क्यों आप जो है प्रश्न चिन्ह लगाने लगते हैं, लेकिन ऐसा मत करिए, पब्लिक इसको देख रही है। फिलहाल एजाज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आप आए, अपनी बात आपने रखी और इसीलिए आपको बुलाया गया था कि आप आए और अपनी बात रखें। फिलहाल एजाज जी बहुत शुक्रिया, मनीष पांडे जी आपका शुक्रिया, विनोद जी आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में।